अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि केवल ज्ञान और कौशल एक सुखी और सम्मानित जीवन की ओर नहीं ले जा सकते। मानवता के पास महान नैतिक मानक स्थापित करने का एक कारण है, जिसके बिना वो बर्बरता में डूब जाएगी। और जब हम किसी भी देश की बात करते हैं तो उसका सबसे बड़ा नैतिक मानक होता है उसका संविधान। आज हम अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान में हुए एक ऐसे ही संवैधानिक बदलाव की गहराई में उतरेंगे। ये एक ऐसा बदलाव है जो पहली नज़र में शायद उतना बड़ा न लगे, लेकिन इसके नतीजे बहुत गहरे हो सकते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के 27वें संवैधानिक संशोधन या पीसीए की। द हिंदू में प्रकाशित एक लेख के आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये संशोधन पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट और वहाँ के पूरे संवैधानिक ढांचे को कैसे बदल रहा है। ये विषय यूपीएससी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए तो खास तौर पर ज़रूरी है, क्योंकि ये सीधे तौर पर गवर्नेंस, संवैधानिक सिद्धांत और भारत के पड़ोस में हो रहे राजनीतिक बदलावों से जुड़ा है। तो चलिए इस संशोधन की परतें खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या छिपा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। पिछले साल पाकिस्तान की संसद ने ये 27वां संशोधन पास किया। बताया ये गया कि इसका मकसद मिलिट्री की कमान संरचना में कुछ सुधार करना है। सुनने में तो ये एक रूटीन प्रशासनिक बदलाव लगता है। क्या ये इतना ही सीधा है? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर पूरी कहानी छिपी हुई है। जो चीज ऊपर से एक सैन्य सुधार की तरह पेश की गई, असल में वो पाकिस्तान की न्यायपालिका के दिल पर एक बड़ा हमला है। ये कुछ वैसा है जैसे कोई कहे कि हम घर की वायरिंग ठीक कर रहे हैं, लेकिन असल में वो घर की नींव को ही खोखला कर रहा हो। इस संशोधन का असली और सबसे गहरा असर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों पर पड़ता है। अच्छा, तो ये एक तरह का धोखा है। ये सुप्रीम कोर्ट को कमजोर कैसे करता है? मतलब कौन सी शक्तियां छीनी जा रही हैं? देखिए, ये संशोधन सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, कुछ खास तरह के मामलों पर सीधे सुनवाई करने का अधिकार उसे छीन लेता है। और ये कोई छोटे मोटे मामले नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं। ये सबसे अहम मामले हैं, जैसे संविधान की व्याख्या से जुड़े सवाल, मौलिक अधिकारों के हनन के मामले और केंद्र और राज्यों के बीच के विवाद। ये सब सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाते थे। आपको याद होगा पनामा पेपर्स केस, जिसने प्रधानमंत्री तक को कुर्सी से हटा दिया था, या मेमोगेट विवाद जैसे बड़े राजनीतिक मामले। ये सब सुप्रीम कोर्ट इसी अधिकार के तहत सुन पाया था। मैं समझ रही हूँ। तो ये वो अधिकार है जिसने सुप्रीम कोर्ट को पाकिस्तान में इतना शक्तिशाली और प्रासंगिक बनाया था। बिल्कुल। अब इस संशोधन के जरिए ये सारे अधिकार सुप्रीम कोर्ट से लेकर एक नई संस्था को दिए जा रहे हैं, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट यानी FCC। तो ये सिर्फ शक्तियों का तबादला नहीं है? नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट को, जो अब तक संविधान का मुख्य संरक्षक था, उसे एक तरह से किनारे लगाने की कोशिश है। एक मिनट रुकिए, यहाँ पर एक सवाल उठता है। क्या विशेष अदालतें हमेशा बुरी होती हैं? मतलब कई सफल लोकतंत्रों में तो संवैधानिक मामलों के लिए अलग से कोर्ट होते हैं। तो पाकिस्तान के इस FCC में ऐसा क्या अलग है जो इसे इतना खतरनाक बना देता है? अच्छा, और देखिए, अपने आप में विशेष अदालतें समस्या नहीं हैं। असली चिंता इस नई FCC की बनावट और उसमें होने वाली नियुक्तियों को लेकर है। चिंता यह है कि इस पे सरकार का दबदबा हो सकता है। अच्छा। इसे ऐसे समझिए, अभी तक सुप्रीम कोर्ट क्रिकेट मैच का मुख्य अंपायर था, जिसे एक स्वतंत्र प्रक्रिया से चुना जाता था। अब सरकार एक नया थर्ड अंपायर यानी FCC बना रही है और कह रही है कि सारे बड़े और मुश्किल फैसले अब यही लेगा। और सबसे बड़ी चिंता यह है कि इस नए थर्ड अंपायर को चुनने की प्रक्रिया में सरकार का सीधा दखल हो सकता है। और जब अंपायर ही एक टीम का पसंदीदा हो, तो खेल निष्पक्ष कैसे हो सकता है? बिल्कुल, खेल निष्पक्ष नहीं हो सकता। ये एक शानदार उपमा है। तो मतलब मुद्दा विशेषज्ञता का नहीं, बल्कि स्वतंत्रता का है। अगर ये नई अदालत सरकार से प्रभावित हो सकती है, तो ये सरकार के फैसलों पर अंकुश कैसे लगाएगी? ये तो सरकार के हर फैसले पर मोहर लगाने वाली एक रबर स्टैम्प बॉडी बन सकती है। फिर यही खतरा है। जो न्यायिक समीक्षा सरकार की शक्ति पर लगाम लगाने के लिए होती है, वही सरकार की शक्ति को जायज ठहराने का एक जरिया बन सकती है। ये एक बहुत ही खतरनाक संभावना है, जहां संविधान की ढाल को ही सरकार अपनी तलवार बना लेती है। तो आप कह रहे हैं कि जो ऊपर से एक प्रशासनिक बदलाव दिख रहा है, वो असल में लोकतंत्र की नींव के एक स्तंभ को गिराने जैसा है। ये मुझे शासन के एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत की याद दिलाता है, कानून का शासन या रूल ऑफ लॉ। क्या ये संशोधन सीधे तौर पर उस पर चोट नहीं करता? आप बिल्कुल सही जगह पहुंची हैं।
ये सीधे तौर पर कानून के शासन की आत्मा पर हमला है, जिस सिद्धांत को एवी डाइसी ने समझाया था। और जब हम कानून का शासन कहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ ये तो नहीं है कि देश में कानून है, इसका मतलब कुछ और गहरा है ना? हाँ, उससे कहीं ज्यादा। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति, कोई संस्था, यहाँ तक कि खुद सरकार भी कानून से ऊपर नहीं है। और इस सिद्धांत का सबसे जरूरी हिस्सा यह है कि हमारे पास स्वतंत्र अदालतें होनी चाहिए जो ये सुनिश्चित कर सकें कि सरकार अपनी हदों में रहे। डाइसी के मुताबिक इसके 3 स्तंभ हैं। पहला, मनमानी शक्ति का अभाव, मतलब सरकार अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती। दूसरा, कानून के सामने सब बराबर हैं। और तीसरा, जो यहाँ सबसे अहम है, अधिकारों के रक्षक के तौर पर स्वतंत्र अदालतों की भूमिका। पाकिस्तान का ये संशोधन सीधे सीधे इसी तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ पर हथौड़ा चलाता है। और जब आप इस संरक्षक की शक्ति छीनकर एक नई और शायद कम स्वतंत्र संस्था को दे देते हैं, तो आप उस अदृश्य धागे को काट रहे हैं जो सरकार को नागरिकों के प्रति जवाबदेह बनाता है। बिल्कुल, आप उस रेफरी को ही हटा रहे हैं जो ये देखता है कि सरकार नियमों के अनुसार खेल रही है या नहीं। इसके बिना कानून का शासन सिर्फ एक किताबी बात रह जाती है। ये जो शासक और न्यायपालिका के बीच स्वतंत्रता को लेकर टकराव की बात है, ये कोई नई तो नहीं लगती। इतिहास में भी तो ऐसा हुआ होगा जहां किसी राजा या शासक ने अदालतों को अपने नियंत्रण में लाने की कोशिश की हो। हाँ, और इसका एक बहुत ही शक्तिशाली और प्रसिद्ध उदाहरण है। इसके लिए हमें 17वीं सदी की शुरुआत में इंग्लैंड चलना होगा। इंग्लैंड? हाँ, वहां के राजा थे जेम्स प्रथम। उनका मानना था कि चूंकि वो संप्रभु हैं, राजा हैं, तो सारे कानून उन्हीं से निकलते हैं, इसलिए वो कानून से ऊपर है। उन्होंने दावा किया कि वो खुद बैठकर किसी भी विवाद का फैसला कर सकते हैं। और उस समय की न्यायपालिका ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी? क्या वे चुपचाप मान गए? बिल्कुल नहीं। उस समय के मुख्य न्यायाधीश थे सर एडवर्ड कोक। एक असाधारण साहसी व्यक्ति थे। उन्होंने राजा के सामने खड़े होकर दृढ़ता से इसका विरोध किया। आप कल्पना कीजिए उस दृश्य की। राजा अपने पूरे ऐश्वर्य और शक्ति के साथ बैठा है और एक न्यायाधीश उसे बता रहा है कि वो क्या नहीं कर सकता। ये तो हिम्मत की बात है। आप न्याय की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, क्योंकि न्याय करने के लिए कानून का विशेष ज्ञान और अनुभव चाहिए, जो आपके पास नहीं है। वाह, ये तो संवैधानिक इतिहास का एक निर्णायक क्षण रहा होगा। ये सिर्फ 2 लोगों की लड़ाई नहीं थी, ये सिद्धांतों की लड़ाई थी। सर एडवर्ड कोक उस दिन सिर्फ अपनी कुर्सी नहीं बचा रहे थे, वो उस बुनियादी सिद्धांत की नींव रख रहे थे जिस पर आज के सारे आधुनिक लोकतंत्र टिके हैं, कि न्यायपालिका को राजनीतिक सत्ता की परछाई से भी दूर रहना होगा, तभी वो लोगों के अधिकारों की रक्षा कर पाएगी। ये हमें बताता है कि न्यायिक स्वतंत्रता का संघर्ष सदियों पुराना है और ये कभी खत्म नहीं होता। ये एक जबरदस्त उदाहरण है। ये दिखाता है कि पाकिस्तान में जो हो रहा है वो कोई अकेली या नई घटना नहीं है, बल्कि सत्ता और न्याय के बीच का एक पुराना संघर्ष है जो बस नए रूप में सामने आ रहा है। तो क्या ये किसी बड़ी वैश्विक प्रवृत्ति का हिस्सा है? क्या दुनिया के दूसरे देशों में भी ऐसा हो रहा है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो 21वीं सदी में एक बहुत ही परेशान करने वाली प्रवृत्ति दिखाई देती है। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में जब कई देश आजाद हुए तो उन्होंने लिखित संविधान को सत्ता पर लगाम लगाने, उसे सीमित करने के एक पवित्र साधन के रूप में अपनाया था। संविधान एक ढाल था। लेकिन अब क्या हो रहा है? 21वीं सदी में हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में कई देश अपने संविधानों को लोकतांत्रिक गारंटियों को मजबूत करने के लिए नहीं, बल्कि सत्ता के केंद्रीकरण को कानूनी जामा पहनाने के लिए बदल रहे हैं। यानी अब संविधान को ढाल की तरह नहीं, बल्कि सरकार के लिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तो बहुत चिंता की बात है। और इसका एक डरावना ऐतिहासिक समानांतर 1930 के दशक के यूरोप में मिलता है। 1930 के दशक का यूरोप? आप उस दौर की बात कर रहे हैं जब फासीवाद और नाजीवाद का उदय हुआ? हाँ, वहां भी लोकतंत्र का विघटन अचानक हुए सैन्य तख्ता पलट से नहीं हुआ था। ये धीरे धीरे हुआ, औपचारिक रूप से वैध कानूनी बदलावों के जरिए। पहले चुनाव जीतकर सत्ता हासिल की गई और फिर स्थिरता और राष्ट्रीय आवश्यकता के नाम पर धीरे धीरे संविधान में ऐसे बदलाव किए गए जिन्होंने संस्थानों को अंदर से खोखला कर दिया। चेक एंड बैलेंस को खत्म कर दिया गया। ये एक तरह का धीमा जहर था जो लोकतंत्र को धीरे धीरे मारता है और लोगों को पता भी नहीं चलता कि कब उनका लोकतांत्रिक देश एक तानाशाही में बदल गया। ये बहुत ही चिंताजनक है। इसका मतलब है कि संविधान जो लोगों की रक्षा के लिए बनाया गया था, उसे ही लोगों के अधिकारों को छीनने का एक औजार बनाया जा सकता है। तो हमारे लिए, भारत के लिए इसका क्या मतलब है? हमें इस पूरी कहानी से क्या सबक सीखना चाहिए?
देखिए, भारत के लिए सबक तुलना का नहीं बल्कि सावधानी का है। हमें ये सोचकर खुश नहीं होना चाहिए कि ये तो पाकिस्तान में हो रहा है, हमारे यहाँ नहीं हो सकता। बल्कि हमें ये समझना चाहिए कि संवैधानिक लोकतंत्र सिर्फ संविधान की किताब में लिखे सुंदर शब्दों पर जिंदा नहीं रहता है। ये अदालतों की निरंतर स्वतंत्रता, संस्थागत सीमाओं के सम्मान और सत्ता में बैठे लोगों के संयम पर निर्भर करता है। तो ये एक तरह से हमारे अपने संस्थानों के स्वास्थ्य की लगातार निगरानी करने का एक रिमाइंडर बिल्कुल। है ना? हमें ये मानकर नहीं चलना चाहिए कि हमारे संस्थान हमेशा मजबूत रहेंगे। बिल्कुल, ये हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए संस्थाओं की स्वतंत्रता सबसे ऊपर है, चाहे वो न्यायपालिका हो, चुनाव आयोग हो या मीडिया। जब हमारे पड़ोस में न्यायिक स्वतंत्रता कमजोर होती है तो ये हमारे लिए एक चेतावनी की घंटी है। आज दुनिया भर के देश अपने संविधानों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, यही तय करेगा कि इस सदी को लोकतांत्रिक नवीनीकरण के लिए याद किया जाएगा या भीतर से संविधान की आत्मा को चुपचाप खत्म कर देने के लिए। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो कुछ मुख्य बातें निकल कर आती हैं। पाकिस्तान का 27वां संशोधन, जो एक सैन्य सुधार के पर्दे के पीछे लाया गया, असल में वहां के सुप्रीम कोर्ट की कमर तोड़ने की एक कोशिश है। यह सिर्फ एक संस्था पर नहीं बल्कि कानून के शासन के पूरे सिद्धांत पर हमला है। और सबसे डरावनी बात यह है कि ये उस वैश्विक प्रवृत्ति का हिस्सा है जहां संविधानों का इस्तेमाल शक्ति को सीमित करने के बजाय उसे और केंद्रित करने के लिए किया जा रहा है। और ये सब एक बहुत ही मुश्किल सवाल खड़ा करता है। जब संविधान की रक्षा करने के लिए बनाई गई संस्थाओं को ही खुद संवैधानिक तरीकों का इस्तेमाल करके कमजोर कर दिया जाए, तो फिर अंत में संविधान की रक्षा कौन करता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है। आज की हमारी ये गहरी चर्चा यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि ये विश्लेषण खासतौर पर हमारे उन श्रोताओं के लिए जो यूपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं काफ़ी मददगार साबित होगा। अगर आपके कोई सवाल हैं या आप किसी और विषय पर ऐसी ही चर्चा चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अधिक जानकारीपूर्ण सामग्री के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।